तो प्यारे व्यूअर, आज हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जबकि इसके पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, शुरू का वीडियो था, और वो वाला वीडियो हमको अपलोड करना चाहिए बाद में, लेकिन हम ये देखें कि आपको ये समझेंगे कि सिंपल चीज़ें इसमें दी जाएंगी, लेकिन अहम जानकारी को साबित करने के लिए मैंने उस वीडियो को पहले अपलोड कर दिया था। इसमें भी हम जानकारी देंगे। मेरा जितना भी वीडियो बनेगा वो सारे के सारे वीडियोस में यही सारी बातें होंगी कि कुछ खास बातें हों। हट के मैं बातों को पॉइंट को देने की कोशिश करूंगा। जो तर्क दूंगा बिल्कुल हट करके होंगे और सारे तर्क हट करके होंगे। चलिए, अब आज हम बात करेंगे। मेन पॉइंट हमारा है पहचान, इसका बताना। पहचान है, उसके बाद से क्या, फॉर्म ऑफ दी वर्ब, फॉर्म ऑफ दी क्रिया का रूप क्या होना चाहिए। अगला बिंदु है कि भी प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग क्यों, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर हम बनाते हैं तो इज एम आर या वाज ये अगर पास्ट में जाते हैं तो उसके साथ क्रिया में आईएनजी क्यों लगाते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। आप किसी किताब में इसकी चर्चा नहीं पाएंगे या वीडियो भी नहीं देखे होंगे। आगे, क्या केवल रहे वाले ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस होते हैं, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। आगे, कुछ क्रियाएं जिनका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं हुआ करता, ये तो हर कोई जानता है, स्टेटिव वर्ब के बारे में कहा गया है। लेकिन ये जो जानकारी दूंगा, फॉर्म ऑफ दी वर्ब और वर्ब में आईएनजी क्यों, ये कुछ खास जानकारियां होंगी। चलिए, इन सारी चीजों को जानने के लिए आप तैयार हैं। हाँ, यदि आपने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें पहले आपको उसको नोटिफिकेशन हासिल हो मिले। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका पहचान क्या होगा। रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहा है, रहे हो, ये इसके पहचान होंगे। और आगे बढ़ते हैं। पहचान हो गया। अब इसको ये जानने के लिए प्रेजेंट है और कंटिन्यूअस भी है, प्रेजेंट है और कंटिन्यूअस भी है। इसमें काम का जारी रहना पाया जाता है, इसमें काम का जारी रहना। जैसे एक आध सवाल ऐसे ले लें, वो अकेला है, वो पढ़ रहा है, मैं जा रहा हूँ, वे लोग दौड़ रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं। तो इसमें देखिए, वे लोग आ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें काम का जारी रहना पाया जा रहा है। तो जब भी काम का जारी रहना पाया जाएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नियम से बनाएंगे और उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे। ध्यान देना, प्रेजेंट भी है या और कंटिन्यूअस भी है। प्रेजेंट तो या तो हैज या हैव होना चाहिए या इज एम आर होना चाहिए, इज एम आर होना चाहिए। अब कहेंगे हैज और हैव लिखने की क्या जरूरत है। तो प्रेजेंट को बताने के लिए या डू या डज भी हुआ करता है। प्रेजेंट को बताने के लिए डू या डज, ये भी तो हुआ करता है। तो अब इसमें से किसका चुनाव किया जाए, ये भी एक सवाल है। इसको साबित करने के लिए मैं बहुत बृहद स्टडी कराऊंगा आपको। देखिएगा, प्रेजेंट है और कंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूटी का भाव लाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसके साथ क्या कर दिया जाता है, टेंस को बताने के लिए बी लगा दिया जाता है। बी यानी बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल से कंटिन्यूटी का भाव आ जाया करता है। ये क्या करता है, ये कंटिन्यूटी दिखाता है और यह टेंस बताया करता है। कहेंगे यह टेंस कैसे बताता है, कहेंगे कि इसके 5 रूप तो प्रेजेंट और पास्ट में हो गए, बाकी इसके अलावा ये खुद जाया करता है। जैसे कि मैंने बी का वीडियो बनाया है, बी के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी आपको, आप उसको जाकर करके देखें, शुरू में ही इसकी जानकारी मैंने दिया हुआ है, ठीक है। आगे, तो बी प्लस वर्ब में बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात बी प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी
जैसे हिंदी में पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, उसी तरह के इंग्लिश में इसका पहचान होगा बी प्लस वर्ब में आईएनजी। अब बी प्लस वर्ब में आईएनजी होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा। किसका कंटिन्यूअस होगा अब बी बताएगा। अगर इज से एमआर है तो प्रेजेंट, वाज या वर है तो पास्ट, और शैल बी विल भी है या और किसी के साथ बी लगा हुआ है तो वो वाला कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसके अलावा भी कंटिन्यूअस है। मैं अगली वीडियो, इसके पहले वाली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेडिंग लगा रखा हूँ, उसमें वॉल्यूम नंबर नहीं लिखा हूँ 1 2, इससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसको जाकर करके देखें और बेहतर तरीके से उसमें जानकारी मिलेगी आगे। तो वर्ब बी प्लस वर्ब में आईएनजी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी का बोध होता है। अब यहां पे सवाल आता है कि बी क्यों आया और ये क्यों आया। तो अभी मैं बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से यानी वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी जब भी आ जाया करता है तो वर्ब में आईएनजी दो भाव शो किया करता। पहला भाव क्या शो करता, या तो वर्ब में आईएनजी जब आया होगा तो वह नाउन का काम करेगा, तब वह जिरंड होगा, जिरंड होगा। और यदि नाउन का काम नहीं करेगा वर्ब में आईएनजी तो वह एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा, तब वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, तब वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो यही वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये एडजेक्टिव का काम किया करता है जब अकेले होता है। लेकिन जब बी के साथ आ जाया करता है तो किसी टेंस का में कंटिन्यूटी का भाव देने लगता है, किसी टेंस में कंटिन्यूटी का भाव देने लगता है। यदि आप बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए भी जरूरी है, और यदि आप अपर लेवल की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तब भी आपके लिए जरूरी है। मैं एकदम बिगिनिंग से इसकी शुरुआत करूंगा। जब ये पहले वीडियो बनाया वो तो एकदम एक्सपर्ट के लिए है, हायर लेवल के लिए है, लेकिन अब मैं सोचा कि एकदम बिगिनिंग के लिए, छोटे बच्चों के लिए या जो बिगिनर्स हैं उनके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ कि इस ये वाला वीडियो देखेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन इतनी गहराई में जाने की मुझे क्यों जरूरत पड़ी है, मैं कंसेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ आगे। चलिए, तो हमने जाना कि वर्ब में आईएनजी को या तो जिरंड कहते हैं नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जिरंड होता है तो नाउन होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है तो एडजेक्टिव होता है। तो इससे क्या होता है, इसमें कंटिन्यूटी का भाव पाया जाता है, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी का भाव नहीं पाया जाता है। तो इसको इसीलिए जिरंड नहीं कहा गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा गया है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी का भाव पाया जाता है और हमारा टेंस भी है कंटिन्यूअस, ठीक ना। तो कंटिन्यूटी के भाव को बोध कराने के लिए, शो कराने के लिए हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल की जरूरत पड़ रही है। अब इसके साथ बी क्यों लगाया जा रहा है इसके ऊपर मैं चर्चा करके बताऊं। तो बी टेंस बताता है, बी टेंस बताएगा, प्रेजेंट है कि पास्ट है। अब बी के कितने रूप, प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज या वर, फ्यूचर में शैल बी, विल बी, शुड बी, मस्ट बी, ऑट टू बी, उनके साथ भी लग जाया करता है। तो इसमें भी बी के भाव पाए जाते हैं। अब जरा देखा जाए कि तो फिर क्यों नहीं बी के जगह पे किसी और को ला लिया गया, इसमें तो कंटिन्यूटी के भाव पाए जाते हैं, तो प्रेजेंट का भी भाव तो हैव से प्रकट हो जाया करता है, क्यों नहीं हैव को ला दिया गया, क्यों बी को ला दिया गया। कहेंगे इसमें कंटिन्यूटी का भाव पाया जाता है तो इसमें होने का भाव पाया जाता है, और होना और कंटिन्यूटी में कुछ समानता पाई जा रही है, होना और कंटिन्यूटी में समानता पाई जा रही है। इसी समानता को एक जब इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो किसी टेंस में कंटिन्यूअस का भाव प्रकट कराने लगते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हो जानी है। जैसे हाँ, तो हमको ये जानकारी देनी थी कि बी प्लस और में आईएनजी का प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों नहीं इसके जगह पे कुछ और ला लिया, क्यों नहीं इसके जगह पे कुछ और ला लिया। तो इसके बारे में मैंने बता लिया कि कॉन्टिन्यूटी का भाव प्रकट कराने के लिए वर्ब में आईएनजी का होना जरूरी है, यानी यह प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसके साथ बी आएगा। बी आएगा, बी के में होने का भाव पाया जाता है, इसमें कॉन्टिन्यूटी का भाव पाया जाता है, इसलिए दोनों को कंबाइन करा दिया गया। अब हैव में पास होने का भाव पाया जाता है, इसको इसके साथ नहीं रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हमारा इंग्लिश में पहचान होगा इज, एम और आर के साथ क्रिया आईएनजी फॉर्म में होगी। जब आप इतना देखेंगे तो आप कहेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। यहां हिंदी में जब देखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, तो आप कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? इज एम आर के बाद से क्रिया में आईएनजी लगा होगा तो आप कहेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैंने इस पे अपना तर्क दिया कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हो गया। अभी इसके पहले मैंने तर्क दिया, नहीं इसमें अगर फिर से बोलिएगा मैं इसको बताऊंगा, आप कमेंट कीजिएगा आगे। अब सवाल, वह सो रही है, वह सो रही है। देखिए उसके सोने का काम जारी है। काम कौन सा कर रही है? सोने का। काम हो चुका है या होता है या जारी है? तो देखिए इसमें पाया जा रहा है कि काम हो रहा है, उस लम्हे में काम हो रहा है तो काम जारी है, तो इसीलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कहा जाएगा। वह सो रही है तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? हाँ, अब इसका रूल भी जान जाइए। तो हमने ये बता दिया क्रिया का रूप इस तरह से होगा, हिंदी में क्रिया का रूप इस तरह से होगा, ठीक ना। अब शुरू में क्या किया जाता है? सब्जेक्ट लगाया जाता है, उसके बाद से क्या ये, फिर उसके बाद से लास्ट में क्या जोड़ दिया जाता है? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ये आपका रूल बन गया। यानी एज ए मार के बाद वर्ब में आएंगे, अगर उसके बाद से कुछ आता है तो उधर लिख दिया जाएगा, और इससे भी पहले अगर कुछ लिखा जाएगा तो सब्जेक्ट लिखा जाएगा आगे। तो वह सो रही है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? काम को जो कर रहा होता है वही सब्जेक्ट होता है, तो शी, वह का इंग्लिश बनेगा शी, क्योंकि फेमिनिन जेंडर है तो शी। अब शी के साथ इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं कि किसके साथ क्या लगाएंगे, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन कौन है? ही, सी, इट, या कोई एक नाम आ जाएगा, सिंगुलर नंबर नाउन आ जाएगा तो इनके साथ इज लगाएंगे, आई के साथ हम लगाएंगे, ठीक ना। और ये बाकी अन्य के साथ दे, वी, यू एंड नेम्स, यानी पुलर नंबर नाउन के साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, ठीक ना। इस एम आर का प्रयोग किन के साथ करेंगे? यहाँ पे देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक ना। हाँ, इतना ख्याल करें कि आप जब भी बैठे वीडियो देखने के लिए बैठे तो कलम कॉपी लेकर के बैठे, एक नोट बनाएं। जब नोट बनाएंगे तो इससे आपको फायदा ही होगा, आपका लगाव इससे बढ़ेगा। आप अगर इसमें कमजोर होंगे तो आपकी रुचि धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और आप अहम जानकारी के मालिक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो बहुत सॉरी शी, अब इसके साथ लगेगा इज, शी इज, यहाँ लिखा गया था शी इज, सोना का इंग्लिश बनेगा स्लीप, और स्लीप में जोड़ेंगे आईएनजी, स्लीप, सी इज स्लीपिंग, सी इज स्लीपिंग। बहुत सॉरी है, वे लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, वे लोग का इंग्लिश क्या बन जाएगा? दे के साथ लग जाएगा आर, क्योंकि पुलर नंबर सब्जेक्ट है, पुलर नंबर के साथ आर लगता है। दे आर, जाना किस होता है? गोइंग, दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं। उसकी माताजी खाना पका रही हैं, उसकी माताजी, उसकी माताजी खाना पका रही हैं,
क्या बन जाएगा, हिज मदर भी बन जाएगा और हर मदर भी बन जाएगा, हिज मदर भी बन जाएगा और हर मदर। अब मालूम नहीं कि लड़के की माता की बात कही जा रही है कि लड़की की माता, तो जेंडर से पता चलेगा कि उसका इंग्लिश हिज बनेगा कि हर बनेगा, लेकिन हम बनाते हैं हिज मदर, हिज मदर इज। अब कहेंगे क्यों इज लगा दिया आपने, कहेंगे मदर शब्द को देखना है, मदर्स नहीं है, मदर है, सिंगुलर नंबर नाउन है, सिंगुलर नंबर नाउन के साथ इज रहेगा। हिज मदर इज पका, पका का इंग्लिश नहीं होता है, जा का इंग्लिश नहीं होता है, जा में से ना निकल गया है, रहा रही आ गया है, ना की जगह पे यही पहचान आएगा, तो रहा रही की जगह पे आप ना लगाइए तो हो जाएगा जाना, सो में सोना, पका में पकाना, पकाना का इंग्लिश होता है कुक, कुक, कुक में वही जोड़ना पड़ेगा, सी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग, सॉरी हिज मदर इज कुकिंग, खाना का इंग्लिश लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो बढ़िया, शी इज कुकिंग। फूड लिखेंगे तो थोड़ा सा ओड सा लग रहा है, शी हिज मदर इज कुकिंग, उसकी माँ पका रही है, क्या पका रही है, खाना ही तो पका रही है, तो फूड लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर बिगनर्स हैं तो आप तो चाहेंगे कि हाँ लिखें, लेकिन उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हिज मदर इज कुकिंग फूड, उसकी माँ खाना पका रही है, वे लोग पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, तो इसे कर करके आप बनाते जाएंगे। तो ये जो ही सवाल है सब अफर्मेटिव है। अब चलिए इसी में कुछ ऐसे सवाल आएंगे जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे, क्या केवल रहा रही वाले ही सवाल आएंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएंगे? तो चलिए बताते हैं आगे कौन से सेंटेंस आ सकते हैं, उनको देखिए। वह खड़ी है, वह खड़ी है, देखिए वह खड़ी है, वह सोई है, वह सोई है, वे लोग बैठे हैं, वे लोग बैठे हैं, और मोबाइल लिया है, वो मोबाइल लिया है। तुम्हारा भाई लाल शर्ट पहना है। इसे सेंटेंस क्यों लिख दिए गए, समझने की जरूरत है। क्या इसमें समझना, इसमें देखिए हिंदी सेंटेंस को पढ़िए, पता चलेगा कि काम का जारी रहना पाया जा रहा है। जैसे वह खड़ा है, खड़ा है मतलब खड़ा होने का काम जारी है। जैसे वो पढ़ रहा, पढ़ने का काम जारी है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का काम जारी है, वह सो रही है, उसके सोने का काम जारी है। सेम ऐसे ही वह खड़ी है तो उसके खड़े होने का काम जारी है, यानी कि खड़ा हो चुकी है, ये नहीं कहा जा रहा खड़ी है, यानी खड़े होने के पोजीशन में खड़ा होने का काम जारी है। फिर से वह सोई है, सोए रहने का काम जारी है, सो रही है, सोने का काम जारी है। फिर से इसमें वे लोग बैठे हैं तो उनके बैठे रहने का काम जारी है। अगला वो मोबाइल लिया हुआ है, यानी उसकी मोबाइल लिए रहने का काम जारी है। जैसे मैं मार्कर लिया हुआ हूँ तो ये लिया हुआ है तो काम जारी है। तुम्हारा भाई लाल शर्ट पहना हुआ है तो उसके लाल शर्ट पहनने का काम जारी है। यहाँ पे हो चुका नहीं बताया जाता, तो इसमें रहा रही नहीं आया, इसके बावजूद भी यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कहेंगे क्यों? क्योंकि इसमें जो भाव है कंटिन्यूटी का है, भाव का ट्रांसलेशन बनाया जाता है न कि शब्दों का। अगर इस तरह से कहा जाएगा
वह पहना है, ना है नहीं आता है तो वो हैज टू हैव टू लगाते हैं। आ है, ई है, ये चुका चुकी, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का कहा दिया जाएगा, ये भी वही कहा दिया जाएगा, ये भी वही कहा दिया जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का काम ये सेंटेंस नहीं है, मालूम पड़ रहा है मतलब कि पहचान नहीं इसमें, लेकिन इसमें भाव बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सेंटेंस है। कैसे? वह खड़ी है, उसकी खड़े होने का काम जारी है। कैसे बनाएंगे? शी इज स्टैंडिंग होता है खड़ा होना, स्टैंडिंग, सी इज स्टैंडिंग, वह खड़ी है। अगला बस वही है, सी इज स्लीपिंग, वो सोई है। अब आप कहेंगे सर सी इज स्टैंडिंग का अर्थ हम इस तरह से निकाल ले रहे हैं कि वह खड़ी हो रही है। देखिए आप इस तरह से भी अर्थ निकाल लेंगे, वह खड़ी हो रही है, तब यहां पे अब नियम बदल जाएगा, याद रखिएगा। वह खड़ी हो रही है, खड़ी हो रही है कि खड़ी है, खड़ी है, खड़ी है का मतलब क्या? ऑलरेडी स्टैंडिंग पोजीशन में है ना। अब खड़ी हो रही है तो बैठी थी, खड़ी होने जा रही है, तब उसका नियम दूसरा हो जाए। वह खड़ी हो रही है, तब इसका इंग्लिश बनेगा शी इज गोइंग टू स्टैंड। अब आप जो कह रहे थे वो खड़ी होने जा रही है, यानी खड़ी हो रही है, तो खड़ी होने जा रही है, खड़ी हो रही है, ठीक ना, तो सी इज गोइंग टू स्टैंड होगा। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं वो खड़ी है, आप जिस अवस्था में देख रहे हैं उसी को बता रहे हैं, वह खड़ी है, तब उसका ट्रांसलेशन ये बनेगा। लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट अगर करें तो वह खड़ी हो रही है, ये सच कहेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। खड़ी हो रही है तो इसका मतलब ये होगा, ठीक ना। अगला वह सोई है, अब इसको कहेंगे वह सोई है, हम हिंदी में लिखे हैं सोई है, इंग्लिश में लिखे हैं सी इज स्लीपिंग, तो आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, वह सो रही है, वह ऐसा से कहेंगे। तो वह सो रही है, चाहे वह सोई है, दोनों में एक ही भाव पाए जा रहे हैं, इसीलिए क्या होगा? वह सो रही है कहिए या वह सो रही है कहिए, दोनों एक ही है, दोनों में कंटिन्यूटी के भाव है। अगला वह बैठी है, ठीक ना, वह बैठी है, तो बैठी है तो बैठने का काम जारी है, इसीलिए बनेगा वे लोग बैठे हैं, दे आर सिटिंग, दे आर सिटिंग। अब कहेंगे डबल टी क्यों लिख दिया आपने? तो जब भी आईएनजी जोड़ जाएगा किसी क्रिया में तो ये है सिट, सिट। अब इसमें जब आईएनजी जुटेगा तो सिंगल कॉन्सोनेंट और यह है सिंगल वॉवेल। तो जब भी इस तरह की किसी क्रिया का कॉम्बिनेशन होगा कि क्रिया के अंत में सिंगल कॉन्सोनेंट आए और सिंगल वॉवेल आए, याद रखिएगा डबल नहीं कहा जा रहा है, कहीं शर्त में डबल नहीं का, सिंगल कॉन्सोनेंट सिंगल वॉवेल आए और इसमें आईएनजी जोड़ना है तो कॉन्सोनेंट को डबल वाले लिखेंगे और तब जाकर के क्या आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक ना। कट, CUT कट, आईएनजी जोड़ेंगे तो डबल टी, ठीक ना। रन, RUN, सिंगल कॉन्सोनेंट सिंगल वॉवेल, आईएनजी जोड़ेंगे डबल एन लिखेंगे। अब यहाँ डबल एन क्यों लिखा गया मालूम हो गया? आगे दे आर सिटिंग, वे लोग बैठ रहे हैं, नहीं इसका अर्थ होगा वे लोग बैठे हुए हैं, वे लोग बैठे हैं, क्या बैठे हुए हैं, बैठने का काम जारी है। वह मोबाइल लिया है या वह मोबाइल लिया हुआ है, तो ही हैज सन, ही इज हैविंग भी हो जाएगा या कैरिंग भी हो जाएगा, ही इज कैरिंग ए मोबाइल, वो मोबाइल लिया हुआ है, ही इज कैरिंग ए, कैरिंग होता है ढोना या ले जाना, लिए रहना, ही इज कैरिंग ए मोबाइल, वो मोबाइल लिया हुआ है, फुल स्टॉप लगा देंगे। तुम्हारा भाई लाल शर्ट पहना हुआ है, क्या बन जाएगा? योर ब्रदर इज वियरिंग, योर
ब्रदर इज वियरिंग, तुम्हारा भाई पहना रेड शर्ट, ए रेड शर्ट। और कहेंगे ये क्यों लग गया, तो कहेंगे ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, इस काउंटेबल नाउन के पहले ये एन तो जरूर लगेगा, सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है, इससे पहले ये एन लगेगा, तो इसके वजह से ये यहाँ पे आ गया। अगला, तो योर ब्रदर इज वियरिंग ए रेड शर्ट, तुम्हारा भाई लाल शर्ट पहना हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, इसका नोट बना लीजिएगा। आगे बढ़ें, तो इसमें भाव का ट्रांसलेशन बताएगा कि भाव का ट्रांसलेशन बनता है, ना कि स्ट्रक्चर का ट्रांसलेशन बनता है। स्ट्रक्चर का ट्रांसलेशन अगर बनाते रह जाए, बनाना सीखेंगे तो बनाते रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आपने ये जाना कि रहा है रही है वाले सेंटेंस भी कंटीन्यूअस के हैं और ये भी सेंटेंस कंटीन्यूअस के हैं, ठीक है ना। आगे, अब ये आप तक जो सेंटेंस पढ़ रहे थे ये सब के सब अफर्मेटिव थे। अफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक, बात को इसमें स्वीकारा जा रहा था। अब क्या हम पढ़ेंगे, नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। अब ये रूल क्या था, रूल ये था कि सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ये रूल था। अब नहीं सब जब हिंदी में आएगा तो या तो इस के बाद या एम के बाद या आर के बाद से आप क्या लिखेंगे, नॉट लगा देंगे। क्यों नॉट लगाएंगे, नहीं का अंग्रेजी है। अब कहेंगे क्यों नहीं का अंग्रेजी बीच में बनाया जा रहा है, क्यों लास्ट में नहीं बनाया जा रहा है, तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया था क्लियर कट कि नॉट एडवर्ब है और यह अगर आएगा तो वर्ब के पहले आएगा। और इस पे इससे भी ज्यादा जानकारी अगर हासिल करनी है तो मैं नॉट पे अलग से वीडियो बनाऊंगा और नॉट का अलग अलग तरीके का मैं प्रयोग पढ़ा करके आपको दिखाऊंगा। कंसेप्ट जो बना हुआ है नॉट का यहीं पे यूज करने का, मैं वहां पे कंसेप्ट को बदलूंगा और आप जानेंगे तर्क से। जिस तरह से अभी मैंने कहा कि क्यों वर्ब में आईएनजी लगता है, क्यों उसके साथ वर्ब भी लगाया जाता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका मैंने तर्क दिया। सेम वैसे ही उस पर मैं तर्क दूंगा और आप सहमत होंगे, उसका यूज भी आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर में इसको एक अब इज लगेगा कि एम लगेगा क्या लगेगा, कौन बताता है, सब्जेक्ट बताता है। कैसे पता चलता है सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है कि क्या है, ये सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसी तरह से हम क्रिया लगाएंगे। तो कहेंगे क्रिया यह है कि यह है, कहेंगे ये इतना भाग क्रिया का है, कहेंगे तब यह क्या है, कहेंगे हेल्पिंग वर्ब है। कहेंगे क्यों हेल्पिंग वर्ब कहा दिया गया, कहेंगे कि यह क्रिया आई हुई है और ये क्रिया, ये भी क्रिया, दो क्रियाएं आई हुई हैं, इसके वजह से इसको कह दिया गया मेन वर्ब और इसको कह दिया गया हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या कह दिया गया, मेन वर्ब और इसको हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया? अगर ये क्रिया नहीं होती और यही होता तो इसी को मेन वर्ब कहते हैं, तब हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते। वहां पे मैंने बताया आगे। तो आपने क्या जाना कि नहीं शब्द की इंग्लिश बनानी है, नॉट बनाएंगे और वो भी मेन वर्ब के पहले नॉट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि नॉट शब्द जो है वो एडवर्ब है और वो अगर रहेगा तो मेन वर्ब के पहले ही रहेगा। और ये भी मैं बताया था कि नॉट के बाद से क्रिया का कौन सा रूप आया और हुआ करता है। तो नॉट के बाद से क्रिया का कौन सा रूप होता है मैं बताया था, याद है आपको? नहीं याद है तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें। चलिए अगला, तो अब मैं नेगेटिव बताया आपको। नेगेटिव नॉट लगाएंगे, जैसे वो गाली नहीं दे रहा है, वो गाली नहीं दे रहा है, वो गाली नहीं दे रहा है, क्या बन जाएगा, गाली नहीं दे रहा है। ही इज नॉट बन गया इतना, ही के साथ ही लगाएंगे, उसके बाद नॉट, ही इज नॉट, गाली देना कैसे बनेगा, अब्यूज, ABUSE, ING जोड़ना है, तो जब भी ING जोड़ देगा तो लास्ट में जो ये आएगा ये हटा दिया जाएगा, ठीक ना। He is abusing, he is not abusing, वो गाली नहीं दे रहा है, वे लोग नहीं जा रहे, they are not going। मैं
झूठ नहीं बोला हूं मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्या बन जाएगा? आई एम नॉट, बोलना कहीं से स्पीक होता है लेकिन घबराइए नहीं। आई एम नॉट स्पीकिंग, झूठ का इंग्लिश होता है लाई। आई एम नॉट स्पीकिंग लाई, गलत। कैसे बनेगा? याद रखिएगा, लाई के साथ स्पीक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं बोलने के लिए, टेल शब्द का यूज करते हैं, टेल। और लाई शब्द नाउन है, लाई शब्द नाउन है, इसीलिए इसके पहले ए लगेगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? मैं झूठ नहीं बोला, आई एम नॉट टेलिंग ए लाई, टेलिंग ए लाई, ये बनेगा आंसर। आई एम नॉट टेलिंग ए लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो क्या आपने देखा? नहीं शब्द का प्रयोग आपने देखा। अब इससे जितने भी एक्सरसाइज, जो भी किताबें आपके पास हो, उन किताबों के माध्यम से आप एक्सरसाइज फाइंड कर लेंगे। आगे करते हैं। ये आपने नेगेटिव देखा। अब इंट्रोगेटिव का नियम क्या, ठीक ना। इंट्रोगेटिव का नियम है सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को आप लगाया यानी इज, एम, आर प्लस यानी सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी। समझ में आ रहा है? देखिए ये जिम्मेदार सब्जेक्ट के बाद थे, ये थे, ये सब्जेक्ट के बाद थे, लेकिन ये पहले आ गए। अभी से रहेगा, एम रहेगा, यार रहेगा, कौन बताएगा? सब्जेक्ट बताएगा, ठीक ना। उसके बाद क्रिया का एक फॉर्म, उसके बाद से अन्य शब्द जो आएंगे यही लिखे जाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब वो या तो ऑब्जेक्ट होगा या अदर कोई वर्ड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इज, एम, आर, इसी को कहते हैं। अब क्रिया यहाँ पे इन्वर्टेड फॉर्म में है, कहेंगे इन्वर्टेड फॉर्म। तो मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि क्रिया यहाँ पर किस रूप में? इन्वर्टेड फॉर्म में, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से क्रियाएं आया करती हैं, तो सब्जेक्ट के बाद होनी चाहिए, लेकिन जब सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं जो क्रियाएं जिनको सब्जेक्ट के हिसाब से होने चाहिए, तो कहते हैं कि क्रिया अब इन्वर्टेड फॉर्म में हो गई है, यानी उससे पहले आई हुई है, तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड फॉर्म। इसको कहते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, इसी को कहते हैं एस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव, एस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव। आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या, क्या वह बुला रहा है, क्या वह बुला रहा है। तो क्या कहेंगे सब? यहाँ पे वर्ड नहीं बनेगा, हाँ या ना में इसका आंसर है, इसीलिए इसको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के नियम से बनाएंगे, है। तो क्या करेंगे? इज, कैसे इज लगा दिया मैंने? वह कहने से ही के साथ आएगा इज ही कॉलिंग से होता है पुकारना यानी बुलाना, इज ही कॉलिंग, इज ही, क्या वो बुला रहा है। इसमें आपने क्या देखा? हमारा सेंटेंस शुरू हुआ कैपिटल लेटर से, खत्म किससे हुआ? या तो फुल स्टॉप पे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क पे या एक्सक्लेमेशन साइन पे खत्म होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसकी वजह से क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा, ठीक ना। अगला, क्या वे लोग जा रहे हैं? आर दे कोई, क्या बनेगा? आर दे गोइंग, क्या वे लोग जा रहे हैं? क्या वे लोग काम कर रहे हैं? आर दे वर्किंग, या आर दे डूइंग द वर्क, क्या वे लोग काम कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। इसमें जितना भी एक्सरसाइज बने आप बना लीजिएगा। और अब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, आप क्वेश्चन वर्ड आएंगे, प्रश्नवाचक शब्द में अंग्रेजी अब बनाई जाएगी। क्वेश्चन वर्ड प्लस ये रूल ऑफ इन्वर्जन यानी इन्वर्जन, क्वेश्चन वर्ड लगा लेंगे, हो गया। यानी क्वेश्चन वर्ड उसके बाद से रूल ऑफ इन्वर्जन लगा देंगे, सिर्फ इन्वर्जन मैंने लिख डाला है, क्वेश्चन वर्ड के बाद से रूल ऑफ इन्वर्जन लगा देंगे। आगे देखा जाए। अब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनानी पड़ेगी, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो,
बनेगा यू, यू के साथ लगेगा आर, आर को लिखेंगे पहले, और उससे भी पहले हम प्रश्नवाचक शब्द इंग्लिश लिखेंगे। क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन से, कितना, कितने, किसका, किसकी, क्या अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों कहेंगे समझिएगा वाई, वाई आर यू, वाई आर यू, जाना कि बनेगा वो में आईएनजी जुड़ जाएगा। वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू। जरा देखा जाए कौन सा टेंस है, हेडिंग तो लग रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या नहीं, इसको भी जरा देख लिया जाए। तो अभी मैं बताया था वर्ब में आईएनजी है और आर, यानी ये जेमार में इसको एक लगा रहेगा। तो कंटिन्यूअस होने के लिए शर्त क्या है, या तो बी के साथ वर्ब में आईएनजी। देखिए कंटिन्यूअस है कि नहीं है, वर्ब बी के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ, ठीक ना, कहेंगे बी है, कहेंगे जी बी है। प्रेजेंट में बी का रूप होता है इज एम आर, पास्ट में वाज और वर, फ्यूचर में शैल बी, विल बी। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तुम क्यों गाली दे रहे हो, व्हाई आर यू अबियसिंग, वे लोग कहां जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग। तुम लोग क्यों शोर कर रहे हो, व्हाई आर यू मेकिंग एन आवाज, तुम लोग क्या बनाया, व्हाई आर दे, वे लोग क्यों शोर कर रहे हैं, व्हाई आर दे मेकिंग एन आवाज। ठीक है, शोर करना मीन्स मेक एन आवाज होता है, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे। आगे अब कुछ ऐसे सवाल आ सकते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द कर्ता की जगह पे आ जाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द कर्ता की जगह पे आ जाएंगे। तो इसके लिए मैं 5 तरह के प्रश्नवाचक शब्द मैं बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। चलिए, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन खेल रहा है, कौन आ रहा है, क्या बन जाएगा, कौन कहने बन जाएगा हु, इज आना कहने से होता है कम, ई है तो आई, ई हट जाएगा, हु इज कमिंग, हु इज कमिंग। अब हो जाए कौन कौन आ रहे हैं, तब क्या बनेगा, हु आर कमिंग। कहेंगे ऐसा कैसे, तो उसमें मैंने तर्क दिया है, तर्क दे दे रहा हूं। कुछ शब्द होते हैं इंग्लिश में जिनके फॉर्म नहीं बदलते, फिर भी वो क्या होते, सिंगुलर और प्लूरल, सॉरी सिंगुलर और प्लूरल में दोनों तरह से वो यूज किए जाते हैं, उनके फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ में वर्ब को बदला जाता है। तो यहाँ वर्ब मैंने बदला है, वर्ब को ही मैंने बदला है, देखिएगा। तो वर्ब ये भी है, वर्ब ये भी है, ठीक ना। अब इसमें ये सिंगुलर को बताने वाला है, प्लूरल को बताने वाला है, तो इसका अर्थ निकलेगा कौन कौन आ रहे हैं, तो इसका अर्थ होगा हाँ कौन कौन आ रहे हैं, क्या अर्थ होगा, कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं, कौन कौन गाली दे रहे हैं। अगला, कौन कहां जा रहा है, कौन कहां जा रहा है, कौन कहां जा रहा है। अब इसमें इंग्लिश पहले किसकी बनाई जाए, अब यहाँ पे लफड़ा है, 2 प्रश्नवाचक शब्द हैं, एक ये भी आया, एक ये भी आया। अब हम क्या करें, यदि आपके एक्सरसाइज बुक में 2 प्रश्नवाचक शब्द नहीं आए तो आप घबराएंगे नहीं, मैं आपको यहाँ से अतिरिक्त दे दे रहा हूँ। आपका ओवरलोड हो रहा है, यहीं से खत्म कर दीजिए, मत देखिए। लेकिन मैं अतिरिक्त जानकारी ना दूं, किसी 1 या 2 लोगों को परेशानी होगी तो मैं आगे ना बताऊं, आगे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बताऊं। हाँ, और आगे यहाँ पे अगली जानकारी आप ये ले लें कि हाई स्कूल और इंटर का पूरा सिलेबस मैं पढ़ाऊंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहें और हाई स्कूल इंटर की पूरी जानकारी मैं दूंगा। अभी मैं सिर्फ सेकेंड पेपर की जानकारी दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक पूरा पढ़ाऊंगा मैं। आप इसके लिए कमर कसे रहें। जुलाई में मैं कोशिश करूंगा कि जुलाई में शुरू कर दूं किताब पढ़ाना, और किताब पढ़ाना देखेंगे तो इसमें भी लाजवाब मेथड्स में पढ़ाऊंगा, उसको भी देखिएगा आप। और आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, आप ईमानदारी से मेरा सारा वीडियो अगर नहीं देखें तो इसके पहले जो 16 वीडियो मैंने बना रखा उसको देखें, आप समय ना देखें।
आप समय देखेंगे तो फिर से गहरी जानकारी नहीं ले पाएंगे। आपने थोड़े पैसा खर्च किया तो हल्का आइटम मिलेगा, बढ़िया पैसा खर्च किया बढ़िया आइटम मिलेगा। तो सस्ता और महंगा ना देखें, आपका कितना एमबी कट रहा है, कितना क्या कट रहा है, तो फिर पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? आप बूढ़े हो जाइएगा तब पढ़िएगा, क्या कोई बूढ़े हो जाएगा तो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो ये पढ़ने का समय, यहाँ पर पैसा नहीं देखना। अगर पढ़ना है आपको तो बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए, और लॉकडाउन का समय भी है, आप फिर इसमें करेंगे क्या? तो छोटे मोटे टीचर को अगर लेकर करके पढ़ते हैं तो किसी कीमत पे तो तर्क दे ही नहीं सकते। अगर किसी नहीं हमसे बड़े टीचर से या हमारे अलावा अगर किसी टीचर से पढ़ते हैं तो किसी कीमत पे वो ये तर्क नहीं देंगे। अगर आपके टीचर दिए हो तो आप हमें कह दीजिए कमेंट में कि हाँ हमने वो दिए, ठीक ना। अगर नहीं दिए तो फिर तो मान ही लीजिए, ठीक ना। तो ये तर्क में क्यों दिया? क्योंकि इस तर्क से आपको इसकी गहराई में जाने का मौका मिलेगा, और मैं यहीं तक यदि पहुंचा तो आप इससे आगे जा सकते हैं। इसके लिए मैं किसी तथ्य को छिपाने की कोशिश नहीं करूंगा, और जितना भी तर्क आएगा मेरे वीडियो को जब देखेंगे तो मेरा भी जो तर्क से भरा पड़ा होगा, इसमें कंसेप्ट जो मैं दूंगा अद्वितीय तरीके से मैं दिया करूंगा। तो हाई स्कूल और इंटर का पूरा मैं क्लास चलाऊंगा, और यहाँ तक कि ये जो क्लासेस चल रहे हैं वो 6th का भी बच्चा देख सकता है, 5th की भी बच्चे को अगर जानकारी है तो भी देख सकता है। ऐसे करके मैं आगे बढ़ाता चला जाऊंगा। ये सारे बच्चे जितने भी वीडियोस पढ़े हैं उनको यूज कर सकते हैं आगे। कौन कहाँ जा रहा है? तो प्रश्नवाचक शब्द ये भी है, प्रश्नवाचक शब्द ये भी है, यह सब्जेक्ट की जगह पे है और यह सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसको पहले लिखेंगे। कहेंगे कैसे सब्जेक्ट की जगह पे? आप कह देंगे तो हम मान लेंगे। तो कहेंगे कि सब्जेक्ट वह शब्द हुआ करता है जो क्रिया को कर रहा होता है। चलिए पता किया जाए क्रिया कौन है? जाना। इसको कौन कर रहा है? कहाँ शब्द कर रहा है कि कौन शब्द कर रहा है? कौन कहाँ जा रहा है? कौन कहाँ जा रहा है? कौन कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? तो कहाँ जा रहा है यह जगह को बता रहा है। जाने का काम कोई और कर रहा है, यह तो जगह को बताने वाला शब्द है। लेकिन कौन जा रहा है? तो यहीं पे कोई कर्ता छिपा हुआ है। तो जो कर्ता को छिपाता है, जो कर्ता को छिपाता है, जो नाउन को छिपाता है, सॉरी हाँ ये क्या बोलता है कि जो यहाँ पे नाउन छिपा हुआ या प्रोनाउन छिपा हुआ, तो नाउन या प्रोनाउन को छिपाने वाला जो शब्द हुआ करता है वही सब्जेक्ट हुआ करता है। तो यही सब्जेक्ट, ठीक ना। तो इसके साथ सब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करेंगे, सब्जेक्ट का भी हेल्प करेंगे इसके साथ। अगला, तो कौन कहाँ जा रहा है? कौन का इंग्लिश बन जाएगा? हु इज गोइंग। कहेंगे ऐसा कैसे बना दिया अपनी मर्जी से? कहेंगे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाई जाती, फिर उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, फिर जाकर के मेन वर्ब, ठीक ना। तो हु इज गोइंग कहाँ का इंग्लिश बनेगा? वेयर। हु इज गोइंग वेयर, कौन कहाँ जा रहा है? कौन क्या ला रहा है? हु इज ब्रिंगिंग व्हाट? Who is bringing what? कौन क्या खा रहा है? Who is eating what? कौन क्या खा रहा है? ठीक है। अब कहेंगे कि सर प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी तो पहले बनाई जाती है, तो दो प्रश्नवाचक शब्द ही लिख दिए जाए। चलिए जरा देखा जाए इसको क्यों बाद में बनाया गया, चाहे इसको क्यों बाद में बनाया गया, ठीक ना। इसके लिए भी कोई तर्क है क्या? लेकिन इसको मैं तर्क से साबित कर रहा हूं, देखिएगा। आप कहेंगे यार सचमुच, मतलब इसके पहले जब शुरू किया होंगे हेडिंग देखोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यार मैं तो पढ़ा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बचपन से मैं पढ़ते आ रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या नया बताएंगे? आप ईमानदारी से आप अगर जांचा लेंगे तो पता चलेगा कि हमने तमाम सारी चीजों को आपको नवीनताओं, तमाम सारी चीजें नई नई दी। ये नई जानकारियां आपको बहुत ही आगे बढ़ाएंगी। आगे बढ़ते हैं, चलो देखा जाए कौन कहाँ जा रहा है। कौन कहाँ जा रहा है? यह प्लेस को बताने वाला शब्द है। तो प्लेस को बताने वाला शब्द मेन वर्ब के बाद ही आता है, ठीक ना। यह ऑब्जेक्ट को छिपाया हुआ है। कौन क्या ला रहा है? कौन क्या ला रहा है? हु इज ब्रिंग, सॉरी आईएनजी ने जो जोड़ा है, हु इज ब्रिंगिंग, कौन ला रहा है? क्या? व्हाट। तो व्हाट शब्द से
ऑब्जेक्ट का पता चलता है, नाउन का पता चलता है, कौन ला रहा है, क्या, तो ऑब्जेक्ट को बता रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट को बताने वाला शब्द है, तो इसके साथ ऑब्जेक्ट वाला बिहेव करेंगे, या सब्जेक्ट को बताने वाला शब्द है तो इसके साथ सब्जेक्ट वाला बिहेव करेंगे। क्लियर हुआ? तो इसलिए सब्जेक्टिव केस में और यह है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में। अगर दो प्रश्नवाचक शब्द इस सेंटेंस में नहीं आए होते तो यही वांट अगर अकेले आता किसी सेंटेंस में तो इसी की इंग्लिश पहले बनाई जाती है। लेकिन याद रखिएगा कौन के साथ अगर कोई भी शब्द आएगा तो कौन का चलेगा, यानी कौन हमेशा पहले आएगा। आगे देखिएगा जैसे हाँ क्या अगर आ जाए इसे, तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या ला रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, ला रहे हो खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। अब क्या का अंग्रेजी बनेगा, वाई आर सॉरी व्हाट आर यू ईटिंग। अब आप कहेंगे सर आपने बताया था कि ऑब्जेक्ट को छिपाने वाला शब्द है इसीलिए ऑब्जेक्ट जगह पे रहेगा। कहेंगे जब दो प्रश्नवाचक शब्द आएंगे तो, मैंने बताया कि जब दो प्रश्नवाचक शब्द आएंगे तो, लेकिन जब दो प्रश्नवाचक शब्द नहीं आएंगे तो इस सेंटेंस में दो प्रश्नवाचक नहीं आए तो यहाँ पे क्या की अंग्रेजी पहले बनाइए, प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी पहले बनाई जाती है। तो प्रश्नवाचक शब्द इसमें अकेले एक ही है इसलिए वाक्य की अंग्रेजी पहले बना दी गई, लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द दो हैं इसीलिए प्रश्नवाचक शब्द एक पहले वाले प्रश्नवाचक शब्द की दूसरे आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि वो के साथ जो भी प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं तो ऐसे लिखे जा रहे हैं, लेकिन अब आगे देखिएगा कौन कहा रहा है, कौन किसके, कौन क्या कह रहा है। हाँ अब ऐसे यानी सब्जेक्ट किसी को पहनाने वाले और प्रश्नवाचक शब्द देख लीजिए। किसकी माताजी खाना बना रही हैं, किसकी माता जी खाना बना रही हैं, बना या तैयार कर रही हैं तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा, बना रही हैं। किसकी माता जी खाना बना रही हैं, है ना। अब किसकी माता का इंग्लिश क्या बनेगा, हुज मदर, हुज मदर एक ही साथ बनेगा। किसकी, हुज मदर इज बनाना के इंग्लिश यहाँ पे कुक बनेगा, हुज मदर इज कुकिंग खाना, फूड बन जाएगा। अब ये कहा जाए किसकी माताजी क्या बना रही हैं, किसकी माताजी क्या बना रही है तो बनेगा हुज मदर इज कुकिंग व्हाट, किसकी माताजी क्या पका रही है यानी क्या बना रही है, मेकिंग नहीं बनेगा। अगर कुछ दूसरा बना रही है खाना के अलावा बनाने का तब वहां अंग्रेजी व्हाट मेक बनेगा। अगला, कौन सी लड़की गाली दे रही है, कौन सी लड़की गाली दे रही है, कौन सी लड़की गाली दे रही है। देखिएगा कौन सी लड़की का इंग्लिश पहले बनेगा, विच गर्ल इज अब्यूजिंग, विच गर्ल इज अब्यूजिंग। आगे नहीं आएगा तो इसके तुरंत बाद हमारे के पास अंग्रेजी बना दी जाएगी नहीं की। अगला, वे लोग कितनी कलमें खरीद रहे हैं, वे लोग कितनी कलमें खरीद रहे हैं, वे लोग कितनी कलमें खरीद रहे हैं
कितनी कलम का इंग्लिश एक साथ बनेगा? वे लोग सब्जेक्ट है, लेकिन पहले इसकी इंग्लिश बनेगी प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है ना। या अगर आ जाए कौन लोग कितनी कलमें खरीद रहे हैं, इसका तो बन जाएगा। इसको फिर बना देते हैं, वे लोग कितनी कलमें खरीद रहे हैं। हाउ मेनी पेन्स आर दे बाय, क्या बन जाएगा? हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी पेन्स, एक साथ इंग्लिश बनेगा हाउ मेनी पेन्स, कितनी कलमें। और कहेंगे हाउ मेनी, हाउ मच भी होता है कितना कितनी का इंग्लिश, तो पेन को काउंट कर लेंगे, इसलिए काउंटेबल नाउन है, इसके पहले मैंने लगेगा। अगर ये काउंटेबल नाउन नहीं होता, अनकाउंटेबल होता, तो यहाँ पे मच लगता, पानी होता, या जिसको गिना ना जा सके वो होता तो मच लगता। तो हाउ मेनी पेन्स, वे लोग कहते हैं के साथ आर को लिखेंगे पहले, हाउ मेनी पेन्स आर दे बाइंग, BOYING, बाइंग, हाउ मेनी पेन्स आर दे बाइंग, हाउ मेनी पेन्स आर दे बाइंग। अब देखिएगा, अब मैं अभी कहा कौन लोग कितनी कलमें खरीद रहे हैं, कौन लोग, या कौन कौन कितनी कलमें खरीद रहे हैं, तो ऐसे लोग बोल देते हैं, तो कौन लोग नहीं होगा, कौन कौन होगा, कौन कौन कितनी कलमें खरीद रहे हैं, तब इसका इंग्लिश बन जाएगा। या कौन लोग का करके कोई बोलेगा, तब भी कौन का इंग्लिश है यहाँ पे, कौन लोग, लोग जब कह देगा कौन कितनी कलमें खरीद रहा है, तो हु बनेगा, उसके साथ इज लगेगा। लेकिन कौन लोग जब कह दिया जाएगा, चाहे कौन कौन कह दिया जाएगा, तब बनेगा हु आर बाइंग, कौन लोग खरीद रहे हैं, सॉरी कौन कौन लोग खरीद रहे हैं, या कौन लोग खरीद रहे हैं, हु आर बाइंग हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी पेन्स। आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं थोड़ा फिर से बताऊंगा, लेकिन समझने की कोशिश करें, ठीक ना। अब यही प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी इंग्लिश पहले बनाई गई है, यही प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी इंग्लिश बाद में बना दी गई है। अब मैंने बताया था कि हो शब्द आएगा तो उसकी इंग्लिश पहले ही बनाई जाएगी। आगे बढ़े, चलिए ऐसे ही प्रश्नवाचक शब्द और भी आएंगे, उन प्रश्नवाचक शब्दों के साथ भी हम बना सकते हैं। और मैं कहूँगा कि यह वीडियो भी लंबा ज़्यादा होगा, ठीक ना। आपको कंसेप्ट मालूम है, इसके पहले मैंने प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग बताया था, ठीक ना। तो आप उस वीडियो को देख करके आप इस पे जितना भी बनाना होगा सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। यदि आप मेरे YouTube चैनल से बने रहना चाहते हैं और मेरा वीडियो देखते रहना चाहते हैं, तो बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक ना, जिससे कि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जरूर मिले, ठीक ना। और मैं आपको अच्छी जानकारी हमेशा देता रहूँगा, आपके लिए मैं तत्पर हूँ, आपके लिए मैं मेहनत हमेशा करता रहूँगा, जिससे कि मैं यदि आपका भविष्य बनाता हूँ तो आप मेरे व्यूअर ज़्यादा होंगे और मेरा भी भविष्य जरूर बनेगा, ठीक ना। हमको नाम भी होगा, हमको और भी काम हमारा फायदा होगा, ठीक ना। तो हम कुछ देना चाहते हैं, आप लेने के लिए तैयार हैं। चलिए इतना ही के साथ दैट्स इट।